मेरा नाम सत्यम है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और मेरी शादी भी एक मिडिल क्लास परिवार में ही हुई थी। मेरी पत्नी एक पढ़ी लिखी और एक इंटेलिजेंट औरत थी। हमारी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन हमारा अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बिजी था। मैंने 6 महीने पहले अपना खुद का कारोबार शुरू किया था और वो बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। अब हमने एक छोटी कॉलोनी से निकलकर खुद का बंगला ले लिया था। अब हम हाई क्लास सोसाइटी में रहने लगे थे और ये सब मेरी पत्नी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और समझदार औरत थी और उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए थे, जिसकी वजह से मैं आज फैक्ट्री खोल पाया। मेरी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब भी मैं घर आता तो मेरी पत्नी अपनी पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। मैंने अपनी पत्नी को कई बार समझाया कि तुम अपने आप को कम से कम सोसाइटी देखकर बदल लो, पार्टी में जाओ, मार्केट जाओ और थोड़ा सोशल मीडिया पर रहा करो, ताकि तुम्हारा दिमाग सही रहे और तुम खुद को अकेला महसूस ना करो। लेकिन मैं जब भी घर आता तो वो मुझे घर में ही मिलती, अपनी पूजा पाठ में, या फिर खाली हो जाती तो मुझसे अपनी शिकायतें करने लग जाती थी। मैंने उससे तंग आकर घर आना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वैसे भी बिजनेस में और घर से बाहर कितनी लड़कियां मेरी फ्रेंड थी, तो मैं उन लोगों में दिलचस्पी लेने लगा। मेरी पत्नी मुझे फ़ोन करती तो मैं किसी बहाने से उसे मना कर दिया करता, या फिर मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता। अब इतनी हसीन लड़कियां मेरे आगे पीछे थी तो मैं घर क्यों जाता भला। लेकिन एक दिन मैं घर आ गया तो देखा कि मेरी पत्नी तैयार होकर बैठी है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दिन मैंने उसे कोई फ़ोन भी नहीं किया था। जितना टाइम मैं उसके पास था वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती रही। मैंने उस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। वो वापस अपने बिजनेस के काम से कहीं चला गया। फिर वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, मेरी बीबी ने अपने आप को वक्त के साथ काफ़ी बदल लिया था। अब वो बाहर की पार्टियों में शॉपिंग के लिए भी आराम से जाने लगी थी। जब भी मैं घर आता तो मुझे घर पर नहीं मिलती थी, और जब मैं फ़ोन करके पूछता तो बोलती कि मैं कहीं बिज़ी हूँ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था कि जो घर से कभी नहीं निकलती थी वो शॉपिंग करने और मॉल घूमने भी जाने लगी थी। उसने अपने अंदर इतना बदलाव लाया कि वो गाड़ियाँ भी अपने आप से चलाया करती थी। अब मैंने घर में जासूस के तौर पर एक नौकरानी रख दी, जो कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है और क्या कर रही है, उसकी पल पल की खबर मुझे दिया करे। एक्चुअल में मैं एक लड़की से बहुत प्यार करने लगा था और मैं उससे शादी करना चाह रहा था, और वो मेरे टाइप की लड़की थी। मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बहुत पैसे वाले घर की लड़की थी। उसके बाप के साथ मेरा बिजनेस चल रहा था। अगर उससे मेरी शादी हो जाती तो मेरे कारोबार में और तरक्की हो जाती। इसलिए मुझे पहली पत्नी को तलाक देना होगा। अब मैं अपनी पत्नी का राज जानने के चक्कर में लग गया। जो पत्नी मेरे घर ना आने पर मुझे बार बार कॉल करती थी, वही पत्नी अब तो घर ना आने पर एक शब्द भी ना कहती थी। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी पत्नी भी किसी और के प्यार में पड़ गई है। नौकरानी ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी हर रोज़ 3 से 4 घंटे के लिए घर से बाहर जाती है और वापस आने पर इतनी थकी हुई होती है कि फौरन सो जाती है। अब मैंने सोच लिया कि मैं खुद उसका पीछा करूंगा और देखूंगा कि वो कहाँ जाती है। एक दिन मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मेरी पत्नी के जाने के बाद अपनी कार उसकी कार के पीछे लगा दी, और उसके थोड़े फासले पर पीछे से मैं भी चल रहा था। मेरी पत्नी ने एक पार्किंग में गाड़ी पार्क की और वहाँ से निकल गई। मैं उस गाड़ी के पास बहुत देर इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने गाड़ी को चेक किया। गाड़ी को उसने अंदर से लॉक कर रखा था। मैंने वहाँ आसपास में उसको हर जगह देखा, वो कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगा कि उसको आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। एक दिन फिर नौकरानी ने बताया कि अजीब से लोग मेरे घर पर आते हैं, लेकिन अक्सर दरवाजे से वापस चले जाते हैं। लेकिन उसमें एक फ़कीर भी है जो रोज़ आता है, और कभी कभार तो मेरी पत्नी उसे अंदर भी ले जाती है। अब तो मुझे उस फ़कीर के बारे में जानने को दिल बहुत बेकरार हो रहा था।
मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे और उसका जवाब सिर्फ मेरी पत्नी के पास में ही था। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खाए जा रही थी, वो ये थी कि अगर मेरी पत्नी के संबंध उस फकीर के साथ थे तो वो दूसरे लोग कौन थे जो मेरे घर में आते रहते थे। मैंने उस दिन के बाद बहुत दफ़ा अपनी पत्नी का पीछा किया, लेकिन हर बार वो अपनी गाड़ी किसी पब्लिक प्लेस में खड़ी करके और घंटों के लिए गायब हो जाती थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे सोसाइटी के चौकीदार से पूछना चाहिए। मैंने उससे बातों बातों में पूछा तो उसने बताया कि मेरी पत्नी तो दिन में 2-3 दफ़ा ज़रूर बाहर जाती है और कभी कभार तो रात को भी चली जाती है। मैंने उससे उस फकीर के बारे में पूछा कि क्या ऐसा आदमी कोई कभी यहाँ आया था, तो जो कुछ चौकीदार ने बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपनी पत्नी को उसी वक्त फ़ोन किया और उससे कहा कि वो जहाँ भी हो मुझे अपनी लोकेशन भेजें, मैं वहाँ आना चाहता हूँ। उसने मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दी। जब मैं वहाँ गया तो वो मेरा वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा कि उसने कोई शॉपिंग नहीं की थी। मैंने जब उससे पूछा कि अगर शॉपिंग मॉल में आई हो तो शॉपिंग क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि वो तो मेरा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं आने वाला हूँ। अगर ये सब कुछ मुझे चौकीदार से बात करने से पहले कहती तो शायद मैं उस बात पर बहुत खुश होता कि मेरी पत्नी को मेरी कितनी परवाह है। लेकिन अब मुझे मालूम था कि मैं जो भी सवाल करूँगा उसका जवाब मेरी पत्नी के पास ज़रूर होगा। लेकिन अब मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पता चल गया कि वो अपनी बातों से खुद को हमेशा बचा लेती है और मैं कोई सबूत ना होने के कारण उससे कुछ भी कह नहीं सकता। उस वक्त तो मैं उसे लेकर वापस आ गया, लेकिन अब मेरी जासूस का किरदार चौकीदार कर रहा था। मैंने नौकरानी को हटा दिया। मैंने अपने वकील से तलाक के कागज़ तैयार करने के लिए बोल दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दिया कि मैं बहुत जल्द अपनी पत्नी को तलाक देने वाला हूँ। एक दिन मैं अचानक से घर आया तो देखा मेरी पत्नी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। उसने पैंट और शर्ट पहनी थी और ऊपर से जैकेट भी पहन रखी थी। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस दौरान मैंने देखा कि बार बार उसका फ़ोन बज रहा था और उस पर मैसेज आ रहे थे। उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो परेशानी से कभी मुझे और कभी फ़ोन को देखती। मैंने फ़ौरन उसे कॉल अटेंड करने के लिए कहा और ये भी कहा कि फ़ोन स्पीकर पर करो, मुझे सुनना है कि किसका फ़ोन है। फ़ोन पर एक लड़के की आवाज़ आ रही थी। कहाँ हो आप? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप तो हमेशा टाइम पर आ जाती हैं। आज क्या हुआ? जल्दी आओ, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी। लेकिन उसके शब्दों से मेरा दिमाग तो कंफ्यूज हो गया था। अपनी पत्नी से पूछा कि कौन है ये और तुम कहाँ जा रही हो। वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा और तलाक के कागज़ साइन करने के लिए उसके सामने रख दिए। उसने पेपर उठाए और अपने बैग में डाले और एक शब्द भी बोले बगैर अपना सामान उठाकर घर से चली गई। मुझे हैरत हुई, जैसे वो पहले ही तैयारी करके बैठी थी और जो उसको तलाक देने के बाद थोड़ा बहुत दुख मुझे हो रहा था वो सामान देखकर ख़त्म हो गया कि अगर मैं उसे तलाक ना देता तो वो मुझे खुद ही छोड़कर जाने वाली थी। मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया था। अब मैंने दूसरी शादी कर ली थी और मैं दूसरी शादी से बहुत खुश भी था। मेरी पत्नी बहुत सोशल थी और उसकी वजह से मुझे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा था। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा एक काम के सिलसिले में खुफिया पुलिस के दफ्तर में जाना हुआ। मैं वहाँ बैठा ही हुआ था कि मुझे वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो जैसे मैं जम सा गया, मानो पत्थर का हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पहली पत्नी थी, जो किसी इंस्पेक्टर को किसी बात पर डांट रही थी। मैं फौरन उसके पास गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे कहा कि मैं हद में रहकर बात करूं, क्योंकि उस वक्त मैं खुफिया पुलिस से बात कर रहा हूं। बाद में मेरी पत्नी मुझे अपने केबिन में ले गई और सारी हकीकत बताई। जो लोग मेरे घर में आते थे, वह लोग जिनकी वजह से मैं अपनी पत्नी पर शक करता था, वो सब खुफिया पुलिस के बंदे थे और फ़कीर उसका भाई था।
असल में उसे मालूम हो गया था कि मैं दूसरी लड़कियों के चक्कर में हूँ और जल्दी ही दूसरी शादी कर लूँगा। इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। बजाय इसके कि वो मेरी याद में रोए और अपनी किस्मत को कोसे, उसने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया। मेरी पत्नी बहुत इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसके भाई ने मेरी पत्नी को भी खुफिया पुलिस एजेंसी में नौकरी दिलवा दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माफ़ी कैसे मांगूं। उसने इतने साल मेरे साथ गुजारे थे, मैं उसका चरित्र बहुत अच्छे से जानता था। फिर भी मैंने उस पर शक किया, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। मैंने उसके साथ अन्याय किया था। वो बहुत अच्छी पत्नी थी। अगर आपको किसी पर शक हो तो बिना पूरा सच जाने कोई भी फैसला मत लेना, क्योंकि आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।